हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे जेएसएससी जेई का। तो ये जनरल इंजीनियरिंग का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे थे उसी का नेक्स्ट लेक्चर है ये। और दो पार्ट ऑलरेडी हो चुका है जिसमें कि 1 से लेके 10 और फिर उससे आगे 10 से लेके 20, मतलब एक एक पार्ट में 10-10 क्वेश्चन है। अगर आप ये क्वेश्चन करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और इसमें हम एक पूरा फुल एक्सप्लेनेशन दिए हैं। मतलब जो भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड हर चीज हम बताए हुए। एग्जाम में आपको इससे बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। आप अभी तक अगर आप नहीं देखे होंगे तो पहले दोनों पार्ट को आगे जाके देखिए। और वीडियो अगर आपको इससे अगर नॉलेज मिलता है तो आप जरूर इसको शेयर करिए, क्योंकि अगर ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स अगर जुड़ेंगे तभी ज्यादा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ पाएगा और रिस्पॉन्स अगर ठीक रहेगा तभी हम इसको कंटिन्यू कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी अभी से आपको रेगुलर वीडियो मिलेगा। ठीक है, आज से हम रेगुलर वीडियो देंगे। तो आइए देखते हैं 21 क्वेश्चन। ठीक है, ये जनरल इंजीनियरिंग का जो पहले एग्जाम हो गया है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एज्यूम्ड मैक्सिमम स्ट्रेन इन अ कंक्रीट फॉर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन अ फ्लैक्सर। ठीक है, तो अब देखिए ये सिविल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है, सिविल का क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है ये सिविल में एक आरसीसी डिजाइन टॉपिक है, उससे है। ये मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वाले की थोड़े सा दिक्कत होगा। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम स्ट्रेन इन ए कॉन्क्रीट फॉर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन ए फ्लेक्सर। देखिए अभी हम सारा चीज तो यहाँ पे नहीं बता पाएंगे इससे रिलेटेड, लेकिन जितना इस क्वेश्चन को बनाने में लगेगा उतना हम जरूर बताएंगे। तो इसका आंसर पहले तो ए होगा, 0.0035 होता है मैक्सिमम स्ट्रेन इन ए कॉन्क्रीट। आप ये याद रखिएगा एक पॉइंट यहाँ पे कि जो मैक्सिमम स्ट्रेन होता है कॉन्क्रीट में वो कितना होता है, 0.0035 होता है। ठीक है, और इसका देखिए ये आपको एक बीम का क्रॉस सेक्शन दिख रहा होगा यहाँ पे। ये इस बीम का एक बीम, किसी भी बीम का एक क्रॉस सेक्शन है ये। मतलब आप अगर बीच से काटते हैं तो उसमें आपको क्या, नीचे में एक सरिया दिखेगा, नीचे यहाँ पे सरिया दिखेगा, यहाँ पे सरिया दिखेगा। ये विड्थ है बीम का और ये डेप्थ है इसके। ये जो डायग्राम है, ये पूरा जो डायग्राम है इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेन डायग्राम। ठीक है, तो यहां पे देख सकते हैं ये ऊपर का जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा कंक्रीट है। ऐसे तो पूरा ये कंक्रीट है, और ये जो आपको डॉट डॉट जो दिख रहा है, ठीक है, ये जो डॉट डॉट दिख रहा है ये क्या है, ये आपका स्टील है। किसी भी बीम को अगर बीच से काट के अगर साइड से देखिएगा तो आपको इसी तरह से का स्ट्रक्चर दिखेगा, इसी तरह का क्रॉस सेक्शन दिखेगा। तो सबसे पहले अगर हम ऊपर में यहां पे बात करें तो यहां पे जो स्ट्रेन होता है वो 0.0035 होता है एक्सट्रीम फाइबर पे। इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है यहां पे जो स्ट्रेन होगा वो 0.002 होगा। ठीक है, और ये जो स्टील में जो स्ट्रेन होगा वो कितना होगा। स्टील में देखिए ये भी बराबर क्वेश्चन पूछता है कि स्टील में स्ट्रेन कितना होना चाहिए, तो आपको बोलना होगा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एफ वाई डिवाइडेड बाई 1.15 ES प्लस 0.002। ये स्टील में स्ट्रेन होता है, इससे ज्यादा होना चाहिए, इससे इक्वल होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए स्ट्रेन स्टील में। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग, देखिए ये जो डायग्राम है आपका, पहले इसको हम लोग इस रिमूव कर लेते हैं सब। यहां पे जो आपको डायग्राम दिख रहा है, अब ये एक ट्रिंगल बन रहा है और ये एक ट्रिंगल बन रहा है। ये दोनों सिमिलर ट्रिंगल से अगर आप इक्वेशन लिखिएगा, दोनों अगर सिमिलर ट्रिंगल से अगर आप इक्वेशन लिखिएगा तो आपको जो एक्सयू लिमिट का जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या आएगा, 0.0035 डिवाइडेड बाई 0.0055 प्लस 0.87 FY बाई ES। ये एक्सयू लिमिट का वैल्यू आएगा। इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, ये वाला चीज। हम ये तो जो ये 3 पॉइंट जो है वो एक्स्ट्रा बता दिए यहाँ पे। ये FY जो होता है ना वो स्टील का स्ट्रेंथ होता है, FY से हम लोग डिनोट करते हैं। जैसे अगर हम लोग अभी आप घरों में यूज करते हैं तो Fe250 Fe415 का स्टील यूज करते हैं, तो यहाँ पे FY का जो वैल्यू हो जाएगा Fe250 के लिए 250 हो जाएगा और Fe415 के लिए FY का वैल्यू
415 होगा। और ES जो है वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, जिसका कि वैल्यू 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। और ये जो 1.15 है, देखिए एक चीज और आप यहाँ पे याद रख सकते हैं कि स्टील के लिए जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का वैल्यू होगा इन लिमिट स्टेट ऑफ कोलाप्स, मतलब लिमिट स्टेट मेथड में 1.15 होता है, और कंक्रीट के लिए कितना होता है 1.5 होता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वाले बड़े ध्यान से सुन ले। ये जो स्टील में जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है 1.15 होगा, और कंक्रीट में 1.5 होगा। इसमें भी इतना, इसमें तो बहुत सारा आरसीसी डिजाइन अगर पढ़ने लगेगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसको हम आरसीसी डिजाइन में सारा चीज बताएंगे। ये मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वालों को भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, बाकी सिविल वालों को तो इसको डिटेल में पढ़ना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो इसको ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी, विच टाइप ऑफ वेल्डिंग is used in a ship building industry for splicing and fabricating sub assemblies। ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, जेएसएससी में। सोच सकते हैं आप कि टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है जेएसएससी जेई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, विच टाइप ऑफ बिल्डिंग इज शिप बिल्डिंग। शिप बिल्डिंग क्या होता है, शिप बिल्डिंग जैसे बोट आप देख रहे होंगे, पानी में जो बोट स्टीम ये सब चलता है, ये अब जो ये नाव चलता है, ये छोटा सा टाइप का नाव नहीं रहता, वो बड़ा बड़ा बिल्डिंग टाइप का नाव, उसमें सारा चीज होटल वगैरह, पार्टी या फिर आने जाने के लिए उसमें सामान वान भी यूज करते हैं। तो यहाँ शिप बिल्डिंग क्या होगा, शिप बिल्डिंग क्या होता है, शिप बिल्डिंग इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ शिप्स, बड़ा बड़ा जो जहाज होता है, एंड अदर फ्लोटिंग वेसल। इट नॉर्मली टेक्स प्लेस इन अ स्पेशलाइज्ड फैसिलिटी नोन एज शिप यार्ड। जो ये शिप बिल्डिंग बनता है वो इसके लिए एक अलग से शिप यार्ड होता है, उसमें हम लोग ये सब कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। उसका एरिया अलग डिफाइंड होता है। बड़ा बड़ा जो जहाज होता है ना, वो बिल्डिंग टाइप का रहता है, आप देखने होगा बड़ा बड़ा लगेगा कि पांच मंजिला जहाज भी आपको देखने को मिलेगा, तो वो सब शिप बिल्डिंग में आ जाता है। वो शिप बिल्डिंग स्ट्रक्चर, शिप बिल्डिंग एंड शिप्स रिपेयर्स बोथ कमर्शियल एंड मिलिट्री आर रिफर टू एज ए नेवल इंजीनियरिंग। ये सारा चीज जो है वो नेवल इंजीनियरिंग के अंदर, शिप बिल्डिंग जो है नेवल इंजीनियरिंग में आ जाएगा। द कंस्ट्रक्शन ऑफ बोट्स इज ए सिमिलर एक्टिविटी कॉल्ड बोट बिल्डिंग। तो शिप बिल्डिंग होता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा, शिप बिल्डिंग में हम लोग सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग यूज करते हैं। अब हम लोग इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे, क्योंकि हम अभी बोल दिए कि इससे रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी टॉपिक होगा उसको हम समझाएंगे, और इसको एग्जाम में आपको फायदा भी होने वाला है इससे। ऐसा नहीं है कि मतलब वीडियो का, देखिए आप कमेंट में लिख सकते हैं कि सिर्फ क्वेश्चन ही बता दीजिए, एक्सप्लेन मत करिए। आप जरूर कमेंट करिए इसके लिए कि आप हम एक्सप्लेन करें या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन ही बता दे, या फिर इतना ज्यादा एक्सप्लेन ना करें, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये शिप बिल्डिंग है। देखिए यहाँ पे ये जो यूज हुआ है, ये स्टेजिंग होता है, ये स्टेजिंग कर करके हम लोग बनाते हैं कोई भी स्ट्रक्चर, इसको स्कैप फोल्डिंग भी बोलते हैं। ये पूरा जो टर्म है, ये जो पूरा हुआ है ये स्टेजिंग हुआ, लेकिन ये जो एक एक पार्ट है ये स्कैप फोल्डिंग होता है। तो इस तरह से शिप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होता है। अब आते हैं हम लोग वेल्डिंग। वेल्डिंग क्या होता है, वेल्डिंग अगर दो मेटल को हमको जोड़ना है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको वेल्ड करेंगे। ये दोनों मेटल को वेल्ड करेंगे। पहले क्या था कि किसी भी मेटल को अगर जोड़ना है तो हम लोग क्या, ये देख सकते हैं दो मेटल को यहाँ पे जोड़ रहा है, बीच में क्या कर दिया हुआ है, यहाँ पे वेल्डिंग किया। तो वेल्डिंग क्या होगा, वेल्डिंग इज द फैब्रिकेशन प्रोसेस वेयर बाई 2 और मोर पार्ट्स आर फ्यूज्ड टुगेदर बाई मींस ऑफ हीट प्रेशर और बोथ फॉर्मिंग ए ज्वाइन एज द पार्ट्स कूल। ठीक है, क्या करेंगे, दो अगर हमको मेटल को जोड़ना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको वेल्डिंग करेंगे। इस मेटल पे हम लोग क्या, इलेक्ट्रोड के सहायता से, देख सकते हैं यहाँ पे इस फिगर में आप देखिए, ये मेटल है, ये दोनों मेटल को, ये यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे ये दोनों मेटल को ज्वाइन करना है हमको। तो हम ये जो है, ये जो हाथ में लिया हुआ है ये इलेक्ट्रोड होल्डर है, और ये जो पतला सा दिख रहा है ये इलेक्ट्रोड है, और ये जो मेटल दिख रहा है ये दोनों को ज्वाइन करना है। ये यहाँ पे आपको वेल्डिंग दिख रहा होगा। अब देखिए ये जहां से ये वेल्डिंग हो रहा है, एक्चुअली ये जो वेल्डिंग है वो इलेक्ट्रिक के हेल्प से हो रहा है, इलेक्ट्रिक के हेल्प से हो रहा है। तो ये इस मशीन से आप एसी या फिर डीसी करंट ले सकते हैं। एसी करंट क्या होगा, जो घरों में जो करंट आता है ट्रांसफार्मर के थ्रू एसी करंट हो गया। डीसी करंट बैटरी का जो करंट होता है वो डीसी करंट हो जाएगा। तो ये आदमी जो है ये एक तरह का प्रोटेक्शन लगाया है आंखों के ऊपर, क्योंकि अब अगर आप ज्यादा देर तक कर देते हैं तो आंख जलने लगेगा। अब ये देख सकते हैं इलेक्ट्रोड केबल है, ये एक केबल यहां से जा रहा है इसको वेल्डिंग करने, इलेक्ट्रोड होल्डर में। ये इलेक्ट्रोड हो गया आपका, और ये एक दूसरा केबल इसको अर्थिंग दे रहा है यहाँ पे, ये दूसरा केबल इसको क्या दे रहा है, अर्थिंग दे रहा है। तब जाके ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो रहा है, यहां से लेके यहां तक पूरा सर्किट क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, और ये वेल्डिंग प्रोसेस हो रहा है।
ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो यहाँ पे ये वेल्डिंग हो जाएगा। देखिए क्या होगा कि ये मेटल जो है, ये जो दोनों मेटल को गर्म हो रहा है, ये इलेक्ट्रोड से ये गर्म होकर यहाँ पे जैसे ही ये इसको टच कराएगा तो इससे एक चिंगारी आएगा, चिंगारी आएगा और ये क्या होगा, मेल्ट होना स्टार्ट होगा। मेल्ट होगा तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों प्लेट को सटा देंगे और ये ज्वाइंट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका वेल्डिंग। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं वेल्डिंग किस तरह से हो रहा है। यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड होल्डर हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रोड लिया हुआ है और यहाँ से इलेक्ट्रिक पे जैसे ही यहाँ पे लगा रहा है तो इससे चिंगारी आ रहा है और ये दोनों मेल्ट होके यहाँ पे वेल्डिंग हो रहा है। अब आते हैं द पर्पस ऑफ। अब हम यहाँ पे बताएं, यहाँ पे क्वेश्चन में जो पूछ रहा है आर्क वेल्डिंग के बारे में पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन में एक दिया हुआ है कार्बन आर्क वेल्डिंग, इनर्ट गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग और सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। तो इसका जो आंसर है शिप बिल्डिंग में, आप ये याद रखिएगा, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में। वेल्डिंग एक ही अलग ही चैप्टर है, उसको हम बताएंगे, बाकी हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बताया था। देखिए वही चीज है, सेम चीज कार्बन आर्क वेल्डिंग में क्या होगा, द पर्पस ऑफ, ये जो आर्क वर्ड यूज हो रहा है आर्क वेल्डिंग में, ये आर्क क्या है, जैसे ही ये दो मेटल को जोड़ेगा, जैसे ही ये दो मेटल पे को जोड़ेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड जैसे ही यहाँ पे आएगा तो ये एक आर्क का फॉर्मेशन हो जाता है, इसलिए हम लोग इसको आर्क वेल्डिंग ही बोलते हैं। तो द पर्पस ऑफ आर्क वेल्डिंग इज टू फॉर्म अ बॉन्ड बिटवीन सेपरेट मेटल। इन अ कार्बन आर्क वेल्डिंग, a carbon electrode is used to produce an electric arc between the electrode and metals of the being bonded. The arc produces temperature in excess of 3000 डिग्री सेल्सियस। इतना टेम्परेचर हम लोग देते हैं। अब देखिए कार्बन आर्क वेल्डिंग में आप ये याद रखिएगा कि हम लोग कार्बन का इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखाया होगा होल्डर है ये, ठीक है, यहाँ पे कार्बन इलेक्ट्रोड यूज हुआ है। ये जॉब है, मतलब इसको हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे मेटल होगा, इसी को जोड़ना है और यहाँ से एक और करंट आया हुआ है। अब यहाँ से जोड़ेंगे तभी तो सर्किट कंप्लीट होगा, तभी तो यहाँ पे डालेगा तो चिंगारी प्रोड्यूस होगा और यहाँ पे मेल्ट होकर ये वेल्डिंग होगा। तो ये आप याद रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। अब सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग क्या होता है, जैसा कि हम बताएं कि क्वेश्चन में कि इसका जो आंसर है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग ही होगा। तब ये कैसे हो रहा है, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग क्या होता है, ये कॉमन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस that involves the formation of an arc between a continuously fed electrode and the workpiece। ठीक है, क्या बोल रहा है कि कंटिन्यूसली फेड इलेक्ट्रोड हम लोग देते हैं। A blanket of powdered flux generates a protective gas shield and a slash, जो कि प्रोटेक्ट करता है वेल्डिंग जोन को। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पूरा प्रोसेस है इसी को हम लोग बोलते हैं सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। ये वेल्डिंग पढ़ाएंगे तो उसको थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे, क्योंकि बहुत सारा इसमें टर्म है। अब एक एक चीज बताने लगेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। प्लीज आप जरूर कमेंट करके बताएं कि इसको हम एक्सप्लेनेशन जो है वो पूरा डिटेल में करें या फिर डायरेक्ट खाली क्वेश्चन बता के थोड़ा थोड़ा चीज बताएं। अब इससे ऐसे बताने से क्या होगा कि आपको और भी थोड़ा सा जो टॉपिक है वो क्लियर होते जाएगा और कंटेंट आपका बढ़ते जाएगा। देखिए इसमें क्या है, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में आप इतना याद रखिएगा कि इसमें हम लोग एक फ्लक्स भी यहाँ पे यूज करते हैं अलग से। ये जो सारा प्रोसेस था, जो इलेक्ट्रोड हम लोग यूज कर रहे थे, उसके अलावा हम लोग फ्लक्स यूज करते हैं इसको करने के लिए, तो उसी को हम लोग सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग बोलते हैं, ताकि जो ज्वाइंट है वो अच्छे से हो पाए। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, ये सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग है। यहाँ पे देखिए दो टाइप का, एक तो इलेक्ट्रोड हो गया और एक आपका जो ये फ्लक्स है उसके लिए यूज हुआ है, तो इसी को हम लोग सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग बोलेंगे। इसको हम डिटेल में बताएंगे। एक जो टर्म है वो गैस मेटल आर्क वेल्डिंग ऑप्शन में दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है। इनर्ट गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, कार्बन आर्क वेल्डिंग के बारे में बता दिए, सबमर्ज्ड के बारे में बता दिए, इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग। वेल्डिंग जब हम पढ़ाएंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तब हम थोड़ा सा और क्लियर इसको करेंगे। तो गैस मेटल आर्क वेल्डिंग इज एन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस दैट ज्वाइंस metal together by heating them with electric arc that is established between a consumable electrode and the workpiece। The basic principle of जो गैस मेटल आर्क वेल्डिंग है उसका क्या है, an arc is established between a continuously fed electrode of a filler metal and the workpiece। Arc after proper setting are made by the operator, the arc length is maintained at the set value। ठीक है, तो इसी को हम लोग गैस मेटल आर्क वेल्डिंग भी बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये एक बेस मेटल हो गया, यहाँ पे इसको वेल्डिंग करना है। देखिए यहाँ पे गैस नोजल यूज होगा, ये हो गया करंट इंडक्टर, सॉलिड इलेक्ट्रोड वायर हो गया, इस पार्ट को हम लोग बोलेंगे। तो देखिए इसका इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। इसको हम डिटेल में बताएंगे नेक्स्ट जब हम लोग पढ़ाएंगे। तो अब आते हैं हम इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। तो ये हम सिर्फ ओवरव्यू बता रहे हैं कि ये इस तरह का होता है, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग है ये इस तरह से का होता है इलेक्ट्रॉन वेल्डिंग। इलेक्ट्रॉन देखिए इसमें क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन की मदद से हम लोग
अब इलेक्ट्रॉन की मदद से हम लोग वेल्डिंग करेंगे। इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज पार्टिकल है, तो उसके मदद से हम लोग क्या करेंगे? वेल्डिंग करेंगे। आप अभी इतना ही याद रखिए। तो शिप बिल्डिंग में क्या हो जाएगा? सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Which type of kinematic pair is formed in ball bearing? बॉल बियरिंग में हम लोग किस टाइप का काइनेटिक पेयर यूज करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा रोलिंग पेयर हम लोग यूज करेंगे। देखिए अब काइनेमेटिक पेयर क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। ये देखिए मैकेनिक्स का क्वेश्चन है और एक्चुअली ये मैकेनिकल में थोड़ा सा ज्यादा इसको डीप में पढ़ना है। तो इसमें क्या है? काइनेमेटिक पेयर क्या है? The geometrical forms by which two members of mechanism are joined together so that the relative motion between these two is consistent are known as pairing elements, and the pair so formed is called kinematic pair. Each individual link of a mechanism forms a pairing element. देखिए काइनेमेटिक पेयर क्या है? एक ज्योमेट्रिकल फॉर्म है। जैसे दो अगर मैकेनिज्म बात करें, अगर एक से सटे हुए और मूव कर रहे हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? काइनेमेटिक पेयर बोलेंगे। इन क्लासिकल मैकेनिक्स अ काइनेमेटिक पेयर इज ए कनेक्शन बिटवीन टू फिजिकल ऑब्जेक्ट। दो फिजिकल ऑब्जेक्ट के बीच में एक तरह का कनेक्शन मानिए। जैसे मान लीजिए यहां पे जैसे ही बोले काइनेटिक पेयर बॉल बियरिंग में, तो बॉल बियरिंग कैसा होता है? बॉल बियरिंग इस टाइप का होता है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे इस टाइप का आपको बॉल बियरिंग मिलेगा, यहाँ पे लगा रहता है। और जब आप मूव करते हैं, बचपन में आप देखे होंगे कैसे हम लोग नचाते थे, तो वो क्या है कि बॉल बियरिंग ही एक तरह से। तो उसमें कौन सा पेयर हो रहा है? रोलिंग पेयर हो रहा है। दो दूसरा सरफेस से जो कांटेक्ट हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है? रोल करके हो रहा है। अब काइनेमेटिक पेयर क्या है? दो फिजिकल ऑब्जेक्ट के बीच में क्या है? कनेक्शन है, उसी को हम लोग काइनेमेटिक पेयर बोलेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा रोलिंग पेयर। देखिए यहाँ पे फिगर भी है, रोलिंग पेयर। ये बियरिंग हो गया, ये बॉल हो गया, इसी को हम लोग बॉल बियरिंग बोल देते हैं। और ये दो फिजिकल के बीच में कॉन्टेक्ट, तो इसका काइनेमेटिक पेयरिंग क्या हो जाएगा? रोलिंग पेयर हो जाएगा। ठीक है, बॉल बियरिंग में, बॉल बियरिंग में रोलिंग होगा। अब आते हैं हम लोग इसी तरह से, आप यह याद रख सकते हैं कि स्लाइडिंग पेयर में पिस्टन और सिलेंडर में, पिस्टन और सिलेंडर, पिस्टन सिलेंडर आप हम फर्स्ट चैप्टर में, सॉरी फर्स्ट पार्ट में हम बताए थे पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। तो उसमें क्या होता है? पिस्टन सिलेंडर में पिस्टन नीचे की तरफ आता है, ठीक है, या ऊपर की तरफ जाता है, मतलब स्लाइडिंग होता है, तो स्लाइडिंग पेयर हो जाएगा। उसी तरह टेल स्टॉक ऑन द लेथ बेड पे जो टेल स्टॉक होता है उसमें भी स्लाइडिंग पेयर ही होता है। क्योंकि आप देखे होंगे कि लेथ पे हम लोग ऐसे ऐसे रगड़ते हैं, क्या करते हैं? स्लाइडिंग करते हैं। तो ये जब आपको क्वेश्चन ये वाला पूछ दिया तो हो सकता है इससे रिलेटेड और भी पूछ सकता है, तो इसलिए हम इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक है कवर करने की कोशिश करना है। टर्निंग पेयर में क्या हो जाएगा? कौन सा? ए शाफ्ट विथ कॉलर्स एट बोथ एंड्स फिटेड इनटू अ सर्कुलर होल और साइकिल्स व्हील टर्निंग ओवर देयर एक्सेल, तो उसमें टर्निंग पेयर यूज होगा। देखिए इसको हम डिटेल में अभी नहीं बता रहे हैं क्योंकि वो मेरा टॉपिक नहीं है, ये मेरा उद्देश्य नहीं है बताने का। बॉल एंड रोलर बियरिंग में रोलर पेयरिंग यूज होगा। ये देखिए इससे उतना डीप में नहीं पूछेगा, आप सिर्फ इसको स्क्रीनशॉट लेके इसको याद रखिए। लीड कौन कौन सा इंपोर्टेंट, देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछ दिया, ये पूछ दिया ना, ये मान लीजिए पहले से जो ये याद रखा होगा ये क्वेश्चन जाके बना सकता है रोलिंग पेयर वाला। तो काइनेमेटिक पेयर जो होगा वो अकॉर्डिंग टू रिलेटिव मोशन कितना टाइप का होगा? ये इतना टाइप का होगा। स्लाइडिंग पेयर, टर्निंग पेयर, रोलिंग पेयर, स्क्रू पेयर और स्पेरिकल पेयर। अब सब में अलग अलग केस में होगा। जैसे द बॉल एंड द सॉकेट ज्वाइंट अटैचमेंट ऑफ कार मिरर और पेन स्टैंड है, उसमें कौन सा पेयर होगा? स्पेरिकल पेयर होगा। पेन स्टैंड देखे होंगे, पेन जिसमें हम लोग रखते हैं, चाहे कार का जो मिरर होगा उसमें कौन सा पेयर होगा? स्पेरिकल पेयर होगा। द बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट में कौन सा पेयर होगा? स्पेरिकल पेयर होगा। उसी तरह लीड स्क्रू ऑफ ए लेथ विथ नट, बोल्ट एंड नट, तो उसमें कौन सा पेयर होगा? स्क्रू पेयर होगा। बॉल एंड रोलर बियरिंग में कौन सा पेयर होगा? रोलिंग पेयर होगा। तो ये याद रख सकते हैं। अब देखिए काइनेमेटिक पेयर जो है वो अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ कॉन्टेक्ट कौन कौन सा होता है? एक होता है लोअर पेयर, एक होता है हायर पेयर, ठीक है। तो ऑल स्लाइडिंग पेयर जो है वो लोअर पेयर है, या फिर टर्निंग पेयर्स एंड स्क्रू पेयर्स फॉर्म लोअर पेयर। जो टर्निंग पेयर होगा या फिर स्क्रू पेयर होगा वो भी लोअर पेयर ही होगा। और देखिए हायर पेयर में कौन कौन सा आएगा? ए पेयर ऑफ फ्रिक्शन डिस्क जो होगा वो हायर पेयर में आएगा। टूथ गियरिंग जो होगा वो हायर पेयर में आएगा। बेल्ट एंड रोप ड्राइवर्स जो होगा वो भी हायर पेयर में आएगा, ठीक है। ये सारा जो है वो हायर पेयर में आएगा। अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ मैकेनिकल अरेंजमेंट इसमें कौन सा पेयर होगा? क्लोज्ड पेयर और सेल्फ क्लोज्ड पेयर होगा, या फिर ओपन और फोर्स क्लोज्ड पेयर होगा। देखिए तो काइनेमेटिक पेयर तीन टाइप में हो गया, रिलेटिव मोशन, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ कॉन्टेक्ट और अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ मैकेनिकल अरेंजमेंट। द लोअर पेयर्स आर सेल्फ क्लोज्ड पेयर। जो लोअर पेयर होता है, जो ये लोअर पेयर होता है वो
कौन सा पेयर हो जाएगा? क्लोज्ड पेयर हो जाएगा। काम एंड फॉलोअर कौन सा पेयर हो जाएगा? ओपन और फोर्स क्लोज, ओपन और फोर्स क्लोज पेयर हो जाएगा। तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ऑफ फॉर मास डेंसिटी of a substance, which of the following pair is the expression for mass density of substance? तो mass density कौन सा substance में होगा? mass density जो होगा, मास बाई डेंसिटी क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम होता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? मास बाई वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, डेंसिटी है सिंपली, तो मास बाई वॉल्यूम होता है, तो मास बाई वॉल्यूम, ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, ये भी होगा नहीं। तो इसका अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए द मिनिमम, ये देखिए आरसीसी से क्वेश्चन फिर से आ गया, फिर से आरसीसी को, आरसीसी इंपोर्टेंट है। अभी नेक्स्ट जब हम स्टार्ट करेंगे अभी, तो सबसे पहले हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो सिविल में आरसीसी डिजाइन ही स्टार्ट करेंगे, आरसीसी स्टार्ट करेंगे, उसको मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल बारे में देख सकते हैं, बाकी हम सारा चीज कवर करेंगे। आप चैनल से जुड़े रहिए और जितना हो सके शेयर करिए, तभी ज्यादा हमको थोड़ा सा लगेगा कि नहीं हाँ वीडियो थोड़ा जल्दी जल्दी बनाना है। अगर वैसा होगा तो हम लाइव क्लास भी लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन सब कुछ जो डिपेंड करता है वो रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है। द मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन अ बीम, मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट क्या होगा बीम में, ठीक है। तो शियर रीइंफोर्समेंट क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए, शॉर्टकट में ही बता रहे हैं क्योंकि सिविल वाले बंदे को भी आरसीसी पढ़ाएंगे तो अच्छे से बताएंगे, वो उनको तो आता भी होगा ये सब क्वेश्चन, लेकिन मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए थोड़ा सा ये डिफिकल्ट हो जाता है। तो जो शियर रीइंफोर्समेंट होता है हम लोग बीम में प्रोवाइड करते हैं शियर रीइंफोर्समेंट। देखिए बीम मतलब और चीज में भी प्रोवाइड करते हैं, ये अगर बाय द वे बीम है, ये मान लीजिए बीम है, ठीक है, तो यहां पे जो बार होगा इसको जो नीचे में हम लोग प्रोवाइड करेंगे इसको हम लोग टेंशन रीइंफोर्समेंट बोलते हैं। जो शियर रीइंफोर्समेंट कंसेप्ट आया है ना, अभी ये जो है वो टेंशन रीइंफोर्समेंट है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आप बीम में देखोगे कि स्टीरप्स लगा रहता है, जैसे आप ठेठ भाषा में बोला जाए तो रिंग, रिंग होता है, ठीक है, रिंग आपका इस तरह से होगा, इस तरह से लगा रहता है रिंग बीम में, इस तरह से रिंग लगा रहता है, इस तरह से रिंग लगा रहता है। चाहे आप इसको और डिटेल में थोड़ा सा समझना चाहेंगे तो आप बीम का अगर क्रॉस सेक्शन देखिएगा इस तरह से, तो इस तरह का रहता है स्ट्रक्चर। रिंग आप है ना वो शियर इन्फोर्समेंट है, जो रिंग हम लोग चाहे बेंटअप बार जो प्रोवाइड करते हैं वो शियर इन्फोर्समेंट। तो मिनिमम शियर इन्फोर्समेंट कितना प्रोवाइड करना पड़ेगा, वो क्या केस है, तो उस केस में हम लोग कब करेंगे, आइए बताते हैं हम मिनिमम शियर इन्फोर्समेंट किस केस में हम लोग करेंगे। देखिए यहां पे ऑप्शन देखते हैं, नॉमिनल शियर स्ट्रेस, नॉमिनल शियर स्ट्रेस को आप मान लीजिए टाउ भी से डिनोट करेंगे, नॉमिनल शियर स्ट्रेस। और ये क्या है, डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, इसको मान लीजिए हम टाउ सी से डिनोट करते हैं। सिर्फ अभी मान लीजिए कि जो नॉमिनल शियर स्ट्रेस है वो टाउ भी से डिनोट हो गया और जो डिजाइन शियर स्ट्रेस है वो टाउ सी से डिनोट हो गया। अब देखिए तीन केस है, अगर ये टाउ भी जो है ना ये अप्लाइड है, मतलब कितना अप्लाई हो रहा है उस बीम पे शियर स्ट्रेस, और ये जो टाउसी जो है वो कंक्रीट जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उसका स्ट्रेंथ कितना है, समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, जो कंक्रीट स्ट्रक्चर है उसका शियर के रिस्पेक्ट में, मतलब शियर में कितना स्ट्रेंथ है, शियर में वो कितना मजबूत है, वो किस में आ जाएगा, वो आ जाएगा टाउसी है, मान लीजिए वो वैल्यू टाउसी है, ये दिखा रहा है कि मजबूती कितना है शियर में, मतलब स्लाइड है, शियर मतलब क्या होता है, स्लाइड, स्लाइड अगर हो जाएगा, शियर किसको बोलेंगे, अगर स्लाइड एक्शन हो रहा है तो उसको शियर, स्लाइड में जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है उसको हम लोग शियर स्ट्रेस बोलते हैं। तो मजबूती कितना है शियर में, और ये जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, शियर में हम अप्लाई कर रहे हैं। देखिए अगर मजबूत कंक्रीट ज्यादा रहेगा तो जो हम अप्लाई कर रहे हैं अगर उससे ज्यादा होगा तो क्या होगा, मेरा स्ट्रक्चर सेफ होगा और हमको वहां पे शियर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करने का जरूरत नहीं है। तो अगर टाउ भी का वैल्यू अगर ग्रेटर देन सॉरी टाउसी का वैल्यू, ये जो टाउसी मजबूती है अगर ये ज्यादा हो जाएगा टाउ भी से, तो यहां पे शियर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर टाउ भी का वैल्यू ग्रेटर देन टाउसी है, टाउ भी का वैल्यू अगर ग्रेटर देन टाउसी है, ठीक है, तो यहां पे हमको शियर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा क्योंकि अप्लाइड ज्यादा हो रहा है तो इसमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब आइए हम ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन दे रहा है नॉमिनल शियर स्ट्रेस जो टाउ भी है, पहला ऑप्शन में, पहला ऑप्शन में क्या बोल रहा है, पहला ऑप्शन में जो टाउ भी है
वो लेस देन है टाउ सी। ठीक है, ये पहला ऑप्शन है। नॉमिनल शियर स्ट्रेस इज लेस देन टाउ सी, मतलब यहाँ पे जो ये है वो स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा है, मान के चलिए आप। दूसरा ऑप्शन में क्या बोला, नॉमिनल शियर स्ट्रेस इज टाउ भी इज ग्रेटर देन डिजाइन शियर स्ट्रेस, ये एक ऑप्शन हो गया। नॉमिनल शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू डिजाइन टाउ भी इज इक्वल्स टू टाउ सी, और इसमें क्या है, नॉमिनल शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू परमिसिबल स्ट्रेस, नॉमिनल शियर स्ट्रेस इज इक्वल्स टू परमिसिबल स्ट्रेस, तो इसका क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, टाउ भी इक्वल्स टू टाउ सी हो जाएगा। ये जो वाला जो वैल्यू है वो कब जरूरत होगा, टाउ भी अगर ग्रेटर देन मतलब अप्लाइड ज्यादा हो जा रहा है, तो इसमें मिनिमम का जरूरत नहीं है। इसमें जो शियर स्ट्रेंथ लगेगा, जो शियर इन्फोर्समेंट लगेगा वो ज्यादा लगेगा, तो इसमें मिनिमम क्राइटेरिया हट जाएगा। मिनिमम कब लगेगा, जब स्ट्रेंथ ज्यादा है, ठीक है, स्ट्रेंथ ज्यादा है अप्लाइड से, तब पर भी हम लोग क्या करते हैं, मिनिमम शियर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर यहां पे अप्लाइड ही ज्यादा हो जा रहा है तो इसमें तो मिनिमम नहीं प्रोवाइड करेंगे। क्या होता है कि इन्फोर्समेंट जब हम प्रोवाइड करते हैं तो एक मिनिमम वैल्यू होता है इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करने का, एक होता है मैक्सिमम, ये दोनों के बीच में हमको एक परमिसिबल वैल्यू में करना रहता है। ठीक है, तो यहां पे इस केस में ये दोनों तो नहीं होगा, इक्वल के केस में हम लोग नहीं मिनिमम प्रोवाइड करेंगे। जब तक कि हम लोग स्ट्रक्चर मेरा पूरा सेफ नहीं है तब तक हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम तब यहां पे क्या आएगा, तब हम लोग मिनिमम प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि मिनिमम इसी प्रोवाइड कर देते हैं ताकि और ज्यादा जो सेकेंडरी स्ट्रेसेस आए उससे दिक्कत ना हो, इसीलिए हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, समझ गए। तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि मिनिमम शियर इन्फोर्समेंट कितना प्रोवाइड करते हैं, वो वैल्यू है। तो ये एक इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है वो आरसीसी का जो कोडबुक है IS 456 2000, ये कोडबुक है, इससे क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये याद रखिएगा कि IS 456 2000 जो है ये आरसीसी का कोडबुक है, अभी लेटेस्ट आ गया है, IS 456 2007 आ गया है। तो ये देखिए, ये फॉर्मूला हम देख सकते हैं, ASV डिवाइडेड बाई B इंटू SV ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.4 डिवाइडेड बाई 0.87 FY है। ASV क्या होता है, टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्टीरप्स लेस इफेक्टिव इन शियर, मतलब जो स्टीरप्स लेग्स प्रोवाइड करते हैं उसका जो एरिया होगा वो ASV होगा। एसवी जो होगा वो स्टीरप्स का स्पेसिंग होगा। जो रिंग हम लोग बीम में आप रिंग देखे होंगे, रिंग तो हर कोई जानता होगा, उस रिंग के बीच का स्पेसिंग है एसबी। विड्थ ऑफ द बीम है, और एफवाई जो है वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ ऑफ स्टीरप्स रीइंफोर्समेंट इन न्यूटन पर एम स्क्वायर विच शैल नॉट बी टेकन ग्रेटर देन 415 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ठीक है, जो हम लोग रिंग ये प्रोवाइड करते हैं, मान लीजिए अगर 8 का सरिया हम लोग यूज कर रहे हैं, 8 mm का डायमीटर का यूज करते हैं, आजकल तो 8 नहीं यूज हो रहा है, 10 mm यूज हो रहा है, 8 mm यूज होता है। ठीक है, तो 10 mm अगर मान लीजिए FE 250 का यूज कर रहे हैं हम, अब तो FE 415 से नीचे का यूज नहीं होता है, यहाँ पे अब FE 415 से नीचे का यूज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे जो FY का वैल्यू हो जाएगा वो 415 से नीचे ही होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर FE 500 भी लेंगे तो भी FY का वैल्यू यहाँ पे क्या लेंगे, कितना लेंगे हम FY का वैल्यू, 415 ही लेंगे। ठीक है, तो यहां से आप मिनिमम शियर इन्फोर्समेंट का जो एरिया है ASB वो निकाल सकते हैं, या फिर स्पेसिंग आप निकाल लीजिए। मान लीजिए यहां पे हम 8 mm का रिंग दे रहे हैं या फिर 10 mm का रिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो 10 mm का मान लीजिए आप स्टीरप्स लेग्स जो 8 प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ASB का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 इंटू पाई बाई 4 इंटू 10 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आप कितना स्पेसिंग निकल जाएगा इस फॉर्मूला से, क्योंकि FY तो आपको पता रहेगा और बी विड्थ बीम का भी पता रहेगा, तो यहाँ पे स्पेसिंग निकल जाएगा। मान लीजिए अगर स्पेसिंग 200 mm आ रहा है, मतलब 200 स्पेसिंग पे आपको देना है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26। द अमाउंट ऑफ वोल्टेज इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू, कंडक्टर में जो वोल्टेज है वो कितना होता है। तो इसका आंसर देखिए, इसका देखिए सिंपल जो है, इसका एक फॉर्मूला है E इक्वल्स टू EMF जो इंड्यूस्ड होता है BLV साइन थीटा, BLV साइन थीटा जो होता है ये इसका EMF इंड्यूस्ड जो कंडक्टर में EMF इंड्यूस्ड होता है उसका फॉर्मूला होता है। तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन में क्या दे रहा है, साइनोसोडल नेचर ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के साइनोसोडल नेचर पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर और स्पीड ऑफ द फ्लक्स। तो ये जो V साइन थीटा है वो क्या है, स्पीड है फ्लक्स का, स्पीड ऑफ फ्लक्स अगर देखे जाए
तो ये स्पीड ऑफ फ्लक्स ऑफ कटिंग एक्शन, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। डी पे डिपेंड करेगा, द स्पीड ऑफ फ्लक्स कटिंग एक्शन के ऊपर में डिपेंड करेगा। इसका देख लीजिए, ये इसी के ऊपर में डिपेंड, बाकी तो एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा, फोर्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो किसी भी साइन थीटा पे डिपेंड कर रहा है, मतलब स्पीड ऑफ फ्लक्स कटिंग, कैसे फ्लक्स जा रहा है, किस एंगल पे जा रहा है, उसके अनुसार हो रहा है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। Which of the following process of vapor compression refrigeration cycle vapor refrigerant is converted into liquid refrigerant? ठीक है, किस प्रोसेस में जो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल है उसमें जो वेपर रेफ्रिजरेंट है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो वेपर जो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, ये आप तो ऐसी डायरेक्ट भी आप बता सकते हैं, अगर आपको साइकिल नहीं भी पता है, जो वेपर रेफ्रिजरेंट कन्वर्ट साइकिल जो है वो नहीं भी पता है, तो भी आप इसका आंसर कंडेंसन दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, जो भाप है वो पानी में कन्वर्ट होगा, तो कंडेंसेशन हो रहा है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा कंडेंसेशन हो रहा है। देखिए यहाँ पे दिखाया भी हुआ है, यहाँ पे बताया भी है कि जो पहला से लेके दूसरा प्रोसेस है उसमें क्या हो रहा है, इनपुट दे रहे हैं हम लोग। 2 से 3 प्रोसेस में क्या हो रहा है, जो भाप है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में कंडेंसर हो रहा है, इसके बाद एक्सपेंशन वाल्व है, यहाँ पे इवापोरेशन है। तो ये वेपर कंप्रेशन साइकिल है, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में बाद में बताएंगे, आप सिर्फ इतना याद रखिएगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो कंडेंसर होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। विंडिंग पिच फॉर ए मल्टीप्लेक्स वेव, ठीक है, वाइंडिंग ऑफ ए डीसी मशीन इज गिवन बाय, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? विंडिंग पिच फॉर ए मल्टीप्लेक्स वेव वाइंडिंग ऑफ ए डीसी मशीन। देखिए डीसी मशीन मतलब इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन है, अभी इसके लिए अभी हमको पूरा इक्वेशन बताना पड़ेगा इसको, तो आप इसका सिर्फ इस फॉर्मूला याद रखिए कि y इक्वल्स टू जो हो जाएगा वाइंडिंग पिच 2c प्लस माइनस 2m डिवाइडेड बाई p बाई 2 होता है। इसका आंसर आप याद रखिए, इसको हम जब पढ़ाएंगे तब तो बताएंगे इसको डिटेल में। आप सिर्फ इसमें ये सारा टर्म के बारे में देखिए, क्योंकि अभी डीसी मोटर किसको बोलते हैं? डीसी मोटर और डायरेक्ट करंट मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल इनटू एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। डीसी मोटर आपने देखा होगा, डीसी मोटर हम लोग यूज करते हैं मोटर में। ये डायरेक्ट करंट मोटर इज फेयरली सिंपली इलेक्ट्रिक मोटर दैट यूजेस इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड टू प्रोड्यूस टॉर्क व्हिच टर्न्स द रोटर एंड हेंस गिव्स मैकेनिकल वर्क। डीसी मोटर सिर्फ आप इतना याद रखिए कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। इलेक्ट्रिक दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, रोटेट होना, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। डीसी मोटर्स आर एवरीवेयर इन अ हाउस, ऑलमोस्ट एवरी मैकेनिकल मूवमेंट दैट यू सी अराउंड you is caused by an DC motor, and DC motor is a machine that converts electrical energy into mechanical energy by supplying a DC power. Advantage of DC motor is that it is easy to control their speed in a wide diapason हो जाएगा इसका आंसर, तो इसमें आपको पता चल जाएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। If D is the diameter of Pelton wheel and D is the diameter of jet, then the number of buckets on the periphery of Pelton wheel is equals to। देखिए इसको थोड़ा सा हम डिटेल में बताएंगे। पेल्टन टरबाइन आपने देखा होगा, टरबाइन क्या होता है? टरबाइन हम लोग पावर प्लांट में यूज करते हैं। ठीक है, टरबाइन से हम लोग क्या करते हैं, अभी हम फर्स्ट पार्ट में भी बताए हैं कि पावर प्लांट में हम लोग टरबाइन में वाटर जैसे ही जाता है, मतलब जेट का जो फोर्स है जाएगा और इससे क्या कन्वर्ट होगा, ये किस में कन्वर्ट होगा, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, और इसको हम लोग कैसे बाद में किस में कन्वर्ट कर। तो यहाँ पे आप टरबाइन देख सकते हैं, ये पेल्टन टरबाइन है। ठीक है, एक तरह का मान सकते हैं यहाँ पे टरबाइन घूमने वाला मशीन है, जो कि यहाँ से जो फ्लूइड आ रहा है, यहाँ से जो वाटर रहा है, इसको रोटेट करता है और ये मतलब इसको मैकेनिकल में कन्वर्ट करके इसको फिर बाद में हम लोग इसको ट्रांसफार्मर लगा के इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए ये जो पार्ट है इसको हम लोग पेंट स्टॉक बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये नोजल हो गया, ये पानी यहाँ पे आ रहा है, ये जो है ये बकेट है। ठीक है, ये जो बाहर में फॉर्मेशन हो रहा है ये बकेटिंग जेट बोल सकते हैं। ये पूरा जो ये है ये रनर है, ये पिच सर्किल हो जाएगा। ठीक है, पिच सर्किल कौन सा होगा,
ये जो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक है, पूरा ये सर्किल में पिच सर्किल, इसको हम लोग केसिंग बोलते हैं। ये टेल स्टॉक हो गया, ठीक है। तो पेल्टन टरबाइन में हमको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि द नंबर ऑफ बकेट्स ऑन द पेरीफेरी ऑफ पेल्टन व्हील इज इक्वल्स टू। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? तो देखिए इसमें दो तीन टर्म है जो आपको जानना होगा। कौन कौन सा टर्म है? सबसे पहला टर्म हम लिखते हैं यहाँ पे, पहला जो टर्म है वो क्या है? वेलोसिटी। द वेलोसिटी ऑफ द जेट ऑफ वाटर। द वेलोसिटी ऑफ मतलब किस वेलोसिटी से ये जो नोजल है ये पानी को यहाँ मार रहा है। तो द वेलोसिटी ऑफ जेट ऑफ वाटर एट इनलेट, तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा? v1, अगर हम इसको v1 से लेते हैं तो cv इंटू √2gh। ये cv जो है वो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी हो जाएगा और h जो हो जाएगा वो हेड हो जाएगा, ठीक है। तो cv का वैल्यू हम लोग कितना ले सकते हैं? 0.98 से लेके 0.99 तक लेते हैं। h क्या हो जाएगा? नेट हेड ऑन द टरबाइन, नेट हेड ऑन टरबाइन हो जाएगा, ठीक है। ये पहला चीज हो गया। दूसरा नंबर आप इसको नोट करते जाइएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इससे भी क्वेश्चन पूछता है। बाद में हम जो जो मतलब क्वेश्चन आया हुआ है उसका आंसर पे हम बाद में जाएंगे। तो दूसरा नंबर क्या है? द वेलोसिटी ऑफ व्हील कितना हो जाएगा? इसको हम लोग फाइव से डिनोट करते हैं। इसका जो वैल्यू हो जाएगा, सॉरी यू से डिनोट करेंगे, तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा 5 इंटू √2gh। यू इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? ये क्या था? ये पानी कितना वेलोसिटी से पास कर रहा है, वो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? cv√2gh। और वेलोसिटी ऑफ ये व्हील का जो वेलोसिटी है वो क्या आ जाएगा? 5 इंटू √ta। 5 जो है वो स्पीड रेशियो है। 5 क्या है? स्पीड रेशियो है, जिसका कि वैल्यू हम लोग 0.43 से 0.48 तक लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्या है? पहले इसको हम डिलीट कर लेते हैं। तीसरा जो नंबर है, तीसरा नंबर में क्या हम लोग लिखेंगे? द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन थ्रू बकेट इज टेकन एज 165 डिग्री। जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन होगा जो बकेट के थ्रू, वो कितना हो जाएगा? 165 डिग्री। अगर कोई भी एंगल क्वेश्चन में नहीं दिया होगा तो क्या आ जाएगा? 165। ये सब मतलब डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन जो स्टैंडर्ड वैल्यू कितना होना चाहिए, तो 165 डिग्री ये भी आ जाता है, ठीक है। चौथा में हम लोग क्या देखेंगे? वेलोसिटी ऑफ वेन। वेलोसिटी ऑफ जो वेन का वेलोसिटी होगा वो कितना होगा? u इक्वल्स टू पाई डी एन बाई 60। जो n का वैल्यू हो जाएगा वो नंबर ऑफ आरपीएम हो जाएगा। d जो होगा वो क्या हो जाएगा? मीन डाया और पिच डाया होगा। पांचवा नंबर जो कि निकालना है हम लोग को, नंबर ऑफ जेट रेशियो। इसको पहले डिलीट कर लेते हैं हम लोग। जेट रेशियो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है आपसे कि जेट रेशियो कितना होता है। जेट रेशियो m इक्वल्स टू जो वैल्यू होता है डी बाई डी होगा। कितना हो जाएगा? डी बाई डी हो जाएगा। जेट रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा? डी बाई डी होगा, जहां पे डी जो होगा वो क्या है? डायमीटर ऑफ पिच सर्किल। पिच सर्किल कौन सा है? देखिए ये है, ये जो पूरा फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, ये है पिच सर्किल, ठीक है। और डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डायमीटर ऑफ जेट हो जाएगा। तो जेट रेशियो एम इक्वल्स टू डी बाई डी होगा। तो नंबर ऑफ निकालना है हमको बकेट्स ऑन रनर। रनर पे कितना बकेट लगा हुआ है वो उसको हम कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला हो जाएगा 0.5 m
प्लस 15, 0.5 m प्लस 15 हो जाएगा। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 0.5 d/d प्लस 15, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं d/2d प्लस 15। कौन सा हो जाएगा? d/2d प्लस 15 बी हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब आते हैं हमने देखते हैं बैंडविड्थ एंड CMRR ऑफ एन आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर शुड बी। तो सबसे पहले हम लोग ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है उसको देखते हैं। तो एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज एन इंटीग्रेटेड सर्किट दैट कैन एम्पलीफाई वीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जो भी वीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है उसको एम्पलीफाई करने के लिए, उसको इंप्रूव करने के लिए एक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, उसका यूज करते हैं। एंड ऑपरेशनल एम्पलीफायर हैज 2 इनपुट पिन्स, देख सकते हैं आप, 2 इनपुट पिन है एंड 1 आउटपुट पिन। इट बेसिक रोल इज टू एम्पलीफाई एंड आउटपुट द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन द 2 इनपुट पिन। 2 इनपुट पिन के बीच का जो वोल्टेज डिफरेंस होता है उसी को एम्पलीफाई करता है, उसी को इंप्रूव करता है। यहाँ पे देखिए पावर सप्लाई हो रहा है, इधर से जो दूसरा नेगेटिव पावर है ये इधर का पॉजिटिव पावर हो गया, पॉजिटिव, इधर का नेगेटिव, ये आउटपुट हो गया, 2 इनपुट हो गया। तो इसी को हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर बोलेंगे। ऑपरेशनल एम्पलीफायर में जो ओपन लूप के केस में ओपन लूप गेन जो वैल्यू होगा आइडियल के लिए इनफाइनाइट होगा और प्रैक्टिकल जो वैल्यू होगा 10⁵ होगा। बैंडविड्थ का वैल्यू इनफाइनाइट होगा और जो प्रैक्टिकल होगा 10 से लेके 100 हर्ट्ज तो होगा। इनपुट इंपेडेंस का वैल्यू इनफाइनाइट होगा और ये इसके लिए इतना होगा। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? बैंडविड्थ और CMRR। तो बैंडविड्थ इनफाइनाइट होगा और बैंडविड्थ इनफाइनाइट होगा और CMRR भी इनफाइनाइट होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में 31 से लेके आप नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, ये वीडियो आपको यहाँ से रेगुलर वीडियो मिलेगा। प्रीवियस क्वेश्चन करते समय आपको बहुत सारा जानकारी मिल रहा है यहाँ पे। अभी हम सिविल का भी प्रीवियस क्वेश्चन है उसको भी करा देंगे। ठीक है, एक्चुअली मैं सिविल स्ट्रीम से हूँ तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से करा पाऊंगा। बाकी इसको भी हम पूरा कोशिश करेंगे, इसको भी कराने का अच्छे तरीका से, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं करा दिए। दोस्तों जितना हो सके वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिए ताकि तभी हम जो इसको रेगुलर रख पाए। अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तो हम रेगुलर में इसको स्टार्ट करेंगे। और आपका एक टॉपिक जो है RCC डिजाइन वो स्टार्ट होगा सिविल में फॉर JSSC JEE के लिए। सिविल में RCC डिजाइन हम स्टार्ट करेंगे तुरंत अभी। ठीक है, और ये मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों के लिए कॉमन होगा। ये दोनों में पूछ रहा है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के, तो इसको आप रेगुलरली फॉलो कर सकते हैं। ठीक है।